रेडियो पिंक 100.3 एफएम। और हमने वादा किया था कि आज विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग सेलिब्रिटीज से आपकी बात करवाएंगे, किस तरह से क्रिएटिविटी के जरिए वो अपने इस वक्त को खुशनुमा बना रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ है एक और शख्सियत, आप हैं सुधा जौहरी। एक अनूठी पहचान है आपकी लेखन के क्षेत्र में, चाहे झलकियों की बात हो, नाटिकाओं की बात हो, डॉक्यूमेंट्रीज की बात हो, बड़े ही करीने से लगे हुए उनके शब्द जो तब्दील कर देते हैं पूरे माहौल को। और बहुत से सम्मान विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आपको नवाजे गए हैं। 85 प्लस, यस शी इज 85 प्लस एंड स्टिल इनटू क्रिएटिविटी। वेल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सुधा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। और सुनाइए क्या हाल चाल है? आई एम गुड। और आज पूरा जयपुर आपको सुन पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वक्त में आप क्रिएटिविटी का साथ नहीं छोड़ रही हैं, उसके साथ हैं, बहुत कुछ नया क्रिएट कर पा रही हैं। ये जो समय है बड़ा ही मुश्किलात वाला समय है, क्योंकि ऐसे समय की हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आपने एक लंबा वक्त अपनी जिंदगी का गुजारा। क्या महसूस करती है वो वक्त और आज एकदम से सब चीजों पे आके स्टॉप लग जाना, एकदम से मतलब सब कुछ बंद। ऐसी परिस्थिति को जब एक लेखक सोचता है तो वो अपने तरीके से सोचता है। आप कैसे सोचती हैं? वो कभी सोचा भी न था कि दौड़ती भागती जिंदगी यूं अचानक रुक जाएगी, शोर शराबे भरा शहर सन्नाटे में डूब जाएगा। जीवन में शांति अच्छी लगती है, पर ये शांति नहीं, एक विवशता सी लगती है। और ये आवश्यक भी है। यदि कोरोना से हमें संघर्ष करना है तो स्वयं को संयम पूर्वक भीड़ भाड़ से दूर रखना होगा। वही सारे नियम है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। तभी आवश्यक नियमों का पालन करते करते हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को बचा पाएंगे। तो ये सब एक तरह से आवश्यक ही है। आपने संयम की बात करी। इस उम्र के इस पड़ाव पे मुझे लगता है आपसे बेहतर संयम अगर सीखने के लिए कोई व्यक्ति है तो वो आपसे बेहतर नहीं हो सकता। कितना इम्पोर्टेंट है ये संयम को जीवन में वैसे भी संभाल कर रखना, और ऐसे वक्त में ज्यादा संभाल कर रखना। बिल्कुल सही है। समय देखिए, समय तो सरकता ही चला जाता है, समय को तो कोई रोक आज तक नहीं पाया। लेकिन फिर भी ये है कि आप समय को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। मैं अपना बताऊं व्यक्तिगत, मुझे अपना समय बिताने में कभी कोई परेशानी नहीं होती। अब पसंद की पुस्तकें पढ़ती हूँ, कार्यक्रम देखती हूँ, अपनी हॉबीज वाले काम करती हूँ, मनपसंद खाना बनाती हूँ। फिर सभी से जोड़ने वाला टेलीफोन तो है ही जी। हालांकि ये भी सच है कि सबसे मिलना जुलना, आना जाना, सड़क पर निकलती बारातों में सजे संवरे बारातियों को थिरकते देखना, रौनक भरे बाजारों में विंडो शॉपिंग करना, अपने प्रियजनों को स्पर्श करना, उन्हें गले लगाना, खुली हवा में सांस लेना, वो सब मिस तो करते हैं। लेकिन हर बार एक दौर आता है, फिर वो दौर निकल भी जाता है। विश्वास है ये भी निकल जाएगा और फिर हम लोग वही अपने पुराने तरीके से जिएंगे। ये हर एक आपदा आती है तो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये भी हमें संयम सिखा रहा है, थोड़ा सा देश हाइजीन के प्रति सजग हुआ है। हाँ, सजग हुआ है, अवेयर हुआ है, बिल्कुल सजग हुआ है। तो ये सब कुछ चलता है। और अच्छा, हर एक चीज का हम क्यों हमेशा नेगेटिव देखें, हम पॉजिटिव वैल्यू क्यों ना देखें, उसका सकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहा है उसको देखें। तो बस यही सब चलता है। तो इसी सकारात्मक पहलू की हम आपसे बात करेंगे। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक खूबसूरत सा गाना मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अरे वाह, जी जी।
जी हाँ, और इसी तरह हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं सुधा जौहरी जी। मैम, आप एक ऐसे एज ग्रुप को बिलोंग करती हैं जिसमें अक्सर लोग अकेले होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई साथ हो। तो एक लंबा आपको अनुभव है इस अकेलेपन का, इस एकाकी जीवन का, किस तरह आपने इसको सजा के रखा है? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब साथ में कोई नहीं है, न शाहे हुमा है न जाने जी। इतना खूबसूरत लव इन टोक्यो का गाना आपने सुनवाया एक बहुत खूबसूरत आवाज में जी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन होता क्या है कि अकेलेपन की भी आपको एक आदत डाल लेनी होती है। एक थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है जी। पर ये है कि सिवाय इसके कि हम हर वक्त बैठे रोते रहें ये सोच के कि हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। हम देखिए, विपश्यना में भी लोग जाते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं वो लोग। और ये एक, आप अगर सकारात्मक अपने समय का आप सदुपयोग करें, उसको अच्छे कामों में लगाएं और ये सोचें कि ईश्वर ने आपको आज के दिन जीवित रखा है, तो ईश्वर का कोई तो उद्देश्य होगा जो अभी उन्होंने आपको नहीं बुलाया। तो उनके प्रति धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए, हमें समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं जी। अब देखिए, इस उम्र पे बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाते, पर हाँ थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, एक सकारात्मक ढंग से जीते हैं, तो इसलिए कोई इतनी परेशानी नहीं होती। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है कि कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि अगर अकेलेपन के साथ हम उसको क्रिएटिविटी से जोड़कर रहना सीख लें तो वाकई यूं देखा जाए तो हर आदमी अकेला है। बिल्कुल सही है। हाँ। आप उस एज ग्रुप में भी हैं जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हाई रिस्क एज ग्रुप है। कितना ख्याल, किस तरह से अपना ख्याल रखती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ही के माध्यम से ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो इस तरह की घबराहट मन में बसाए रखते हैं कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है जी। वो जो कुछ करेंगे सही करेंगे, सही तरह से करेंगे। और दूसरी बात, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है कि हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, सही ढंग का भोजन करेंगे, सही जिएंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उसमें आप खुश रहने की कोशिश करें। उससे आप आधी आपकी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। वो ये ना कि हंसने से जो अंदर से आपकी वाइब्रेशंस निकलते हैं वो आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देते हैं कि उसमें नेगेटिव चीजें घुसने का प्रयास भी करें तो वो सफल नहीं हो पाती। बिल्कुल। और तो देखिए, मुझे भी कई चीजों का शौक है। मैं छोटी छोटी खूबसूरत चीजें बनाती हूँ, गाने गाती हूँ, बाजा बजाती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और अपना सारा काम करती हूँ, तो समय का पता ही नहीं चलता, आराम से निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके दिल में खुशी है, वो जाहिर होती है जब आप बोलती हैं। जो एनर्जी लेवल है आपका, कितना धन्यवाद दूं कि आपने इतनी प्यारी सी बात कही। वो आपका एनर्जी लेवल जो है ना, वो हमें सुनाई दे रहा है और उसके माध्यम से वो एनर्जी भी सामने आ रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत प्रभावित होंगे इस एनर्जी से और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। एक और गाना आपको सुनवा दे? अच्छा, सुनाइए जी। तो ये गाना आपके लिए। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाएंगे इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं।
दिल में बिठा लूं। हमारे साथ हैं सुधा जौहरी और उनसे चल रहा है हम बातचीत का ये सिलसिला 85 प्लस। ऐसे वक्त में आपने भी बताया कि बहुत से जो लोग होते हैं वो नाउम्मीद भी हो जाते हैं, लेकिन आपने अपनी सृजन यात्रा को नहीं छोड़ा, तो इसके पीछे क्या राज है? बड़ी अच्छी लग रही है मुझे आपकी हंसी। देखिए वही है कि दिल में किसी को बसा लीजिए तो उन लोगों को जो भी आपके दिल में बस गए उनको निकलने मत दीजिए। चाहे वो दुनिया छोड़कर चले जाए, कहीं भी चले जाए, पर आपके दिल से निकल के कहाँ जाएंगे, है ना? तो इसी तरह एक तो आपके अंदर जो बच्चा है उसको कभी मत बड़ा होने दीजिए जी। हर एक चीज को एक बच्चे के एंगल से देखिए कि वो कैसे हर चीज को एंजॉय करता है, एक एक चीज में उसकी कितनी जिज्ञासा होती है। हर एक फूल भी नया देखता है तो उसको देख के अंदर से उसके खुशी होती है। तो अपने जीवन में उस बच्चे को जीवित रखिए। उससे भी बड़ी बात है कि ठीक है आपका बचपन गया, फिर आप बड़ी उम्र में आए, रोमांस को अपने जीवन से एग्जैक्टली, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो ऐसा कोई मतलब मुझे लगता है कोई शख्सियत जरूर रही होगी और ये रोमांटिसिज्म जो आप में भरा है उसके पीछे भी कोई वजह तो रही होगी। नहीं देखिए ऐसा तो कोई, हम इतने खूबसूरत भी नहीं थे तो किसी ने हमको घास वास नहीं डाली। दिल खूबसूरत होना चाहिए सुधा जी, दिल खूबसूरत होना चाहिए। तो ऐसा कोई जीवन में वैसा रोमांस तो नहीं आया, लेकिन हाँ जैसे अच्छा लगता है रोमांस देखकर, रोमांस पढ़कर। आपको एक मजेदार बात सुनो जी बिल्कुल। मैं 80 प्लस थी तब एक दिन हम पब्लिशर आया जी और उसने कहा कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं नॉवेल्स की। तो मैंने कहा क्या नॉवेल्स की सीरीज शुरू कर रहे हो? तो बोला हम रोमांटिक नॉवेल्स शुरू कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो बोला पहली नॉवेल आपको लिखनी है। अब मैं इतना हंसी, मैंने कहा पूरे जयपुर में 80 साल की मैं ही तुम्हें रोमांटिक दिखी क्या? लेकिन उसने समझ लिया आपके अंदर की ऊर्जा और मैंने उसकी बात मान ली और मैंने एक रोमांटिक नॉवेल लिखी और लकीली वो काफी पॉपुलर भी हुई, सब लोगों को बहुत पसंद आई। तो यानी अपने अंदर उस रोमांस को जीवित रखिए, अपने अंदर बच्चे को जीवित रखिए, अपने अंदर खुशियां जीवित रखिए, ये है। सृजन यात्रा की हम बात करें तो रेडियो में के लिए लिखी हुई आपकी जो छोटी छोटी नाटिकाएं वो मुझे बहुत याद आती हैं। अच्छा। कितना काम किया आपने रेडियो के लिए? बहुत लंबे वक्त काम किया है। हाँ, मैंने सबसे पहला नाटक 1956 में लिखा था। वाह। और अगर टोटल देखा जाए तो मेरा ख्याल 150 छोटी नाटिकाएं लिखी हैं। उसमें स्पॉट्स और जिंगल्स भी शामिल हैं जी। और मुझे बड़ा मजा आता था। ज्यादातर मैंने कॉमेडीज ही लिखी हैं। हाँ, बिल्कुल। स्किट्स हैं छोटी छोटी और शायद मेरा ख्याल है कि हर एक स्किट हवा महल ने एक्सेप्ट भी करी है जी। और हवा महल से भी प्रसारित हुई है। बिल्कुल तो होती है, चीज प्रसारित होती है, उसके पात्र जीवंत होकर बोलने लगते हैं तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। बोलने की बात पर मुझे एक नाम याद आ गया, नंदलाल शर्मा जी का। हाँ, वो तो हमारे बड़े भाई की तरह थे। बिल्कुल, उन्होंने बहुत गाइड किया है। हाँ। और आपके लेखन को उन्होंने काफी चीजों को आवाज भी दी है। तो ऐसी आवाजें जब आप सुनती थी तो कैसा महसूस होता था आपके लिखे शब्द और ऐसी आवाजों में? अरे बहुत अच्छा लगता था। मतलब उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकती। और मुझे कई बार लगता था कि कितना ये लोग न्याय कर रहे हैं लिखे हुए शब्दों के साथ। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरती से ये लोग उसको पेश करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने सबने किया। बिल्कुल। तो एक और खूबसूरत सा गाना आप तक पहुंचा रही हूँ, है ना? हाँ। तो इसे सुनिए और फिर हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे
और आशिकी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। समझ में आ गई, धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी आंखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें, होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे, जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। और वाकई सुधा जौहरी जी, आपकी बातें सुनकर हमें समझ आ रहा है कि जिंदगी वाकई क्या चीज है, किस तरह जीने का अंदाज जब मुख्तलिफ सा होता है, अलग सा होता है, तो वो कितना खुशनुमा हो जाता है। अब देखिए ना, हमारी आशिक है, इनको इश्क करने के बाद समझ में आया कि धूप और चांदनी में फर्क क्या है। आपने किस उम्र में इस फर्क को समझ लिया था? देखिए, कुछ बातें तो पोशीदा ही ठीक रहती है, हर एक बात पब्लिक थोड़ी करी जाती है। बिल्कुल। चलिए, आपने हमारे लिए बहुत खूबसूरत से 13 एपिसोड्स लिखे थे, जल है तो कल है। मतलब उन्हें सुनकर वाकई ऐसा लगता था कि सब कुछ एकदम आंखों के सामने जैसे हो रहा है, जिस तरह से उनको ड्रामेटाइज बाद में किया गया। बहुत काल्पनिक रूप से आपने सोचकर और महसूस करके वो चीजों को लिखा। किस तरह से वो लिख पाई इतना सशक्त आप? देखिए, जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको अपने आप को उस चरित्र में पूरी तरह ढाल लेना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, इनकी जगह हम होते तो हम क्या महसूस करते। जब तक आप उस चरित्र के साथ एकाकार नहीं हो जाते तब तक आप कुछ नहीं लिख सकते। तो एकाकार होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी भी मैं अगर बच्चों के लिए लिखती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि बच्चा किस तरह सोच रहा है, क्या कर रहा है। अभी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कोरोना के ऊपर बच्चों के लिए, तो वो बिल्कुल आपको अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ता है, तभी आप लिख पाते हैं। कोरोना की आपने बात करी तो एक बात जरूर जानना चाहूंगी कि इसको लेकर काफी संशय की स्थिति में हम लोग हैं, है ना, रहते हैं। डर भी रहता है, भय रहता है। आपको लगता है डर? नहीं, डर नहीं लगता, पर यह है कि ऐसा है कि इससे बच के रहना है तो बचाओ तो जरूरी है। डर नहीं लगता, जो होना है सो होता है। अभी आपने बताया कि कुछ लिखा है आपने इसको लेकर। हाँ, लिखा क्या तो वो है। सुनाना चाहेंगे हम सभी को? जरूर सुनाएंगे। बताइए, बच्चों की सुनाए या बड़ों की सुनाए? नहीं, आप तो पहले बच्चों की सुनाइए। बच्चों की सुनाते जी, हैं। जी जी। तो बच्चे अपने मन से कह रहे हैं, कोरोना का ये खौफ देश में हमको बिल्कुल नहीं पसंद। भूल गए सब खेल कूद, सारे बच्चे हैं घर में बंद।
मैं, पिंकी, बंटी, गुड्डू हर शाम खेलने जाते थे। सुबह को गलबहियां डाले पढ़ने को संग संग जाते थे। चाट, जलेबी, बर्फ का गोला, कुल्फी से मिलते थे माल। अब खाओ आलू, लौकी, तुरई, गोभी, रोटी और दाल। हमने सोचा था क्यों न कहीं बच्चों का ऐसा बने नगर। उड़े तितलियां, पंछी चहके, फूल खिले हों डगर डगर। आइसक्रीम की नदियां हों और चॉकलेट के हों पर्वत। मोतीचूर बरसे बादल से, झरनों से टपके शरबत। पेड़ों पर लटके रसगुल्ले, झाड़ी झाड़ी में लड्डू। तोड़े दौड़ दौड़ कर खाएं, मैं, पिंकी, बंटी, गुड्डू। पर हाय, समय कैसा आया है, दोस्त हो गए सारे दूर। हमने जो देखा मीठा सपना, हाय हो गया पल में चूर। घर में सब झांके मास्क लगाए, कोई भी आए न पास। सतोलिया के पत्थर देखो गली में कैसे पड़े उदास। वो दिन कब आएगा, फिर से दौड़ दौड़ कर खेलेंगे। ताजी खुली हवा में बाहर बिना मास्क सांस लेंगे। तो यही है, छोटी सी कविता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो मास्क वाला चेहरा है, उसी ने आपको उद्वेलित किया और ये लिखने के लिए आपने अपनी कलम उठाई। कुछ बड़ों के लिए भी आपने लिखा है, आपने बताया। हाँ, बड़ों के लिए भी लिखा है थोड़ा बहुत। जी बताइए। वो भी बता देते हैं। बिल्कुल। इसका मैंने शीर्षक लिया है, कोरोना हमसे हारेगा। जी, मतलब हम तो ये मान के चलते हैं कि हम भगा के रहेंगे। बिल्कुल, हम पॉजिटिव हैं, स्ट्रांग हैं। पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, बिल्कुल जी। सब जन त्राही त्राही कर रहे, प्रभु काहे का दंड दे रहे। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर बम बोला, कोरोना ने ये कैसा विष घोला। पुणे नगर गली सुनसान, सहमी जनता बंद मकान। फंसे सभी कैसी आफत में, सबकी सांसें हैं सांसत में। अरे चीन ये क्या कर डाला, वायरस का कैसा हुआ घोटाला। कैसे भड़की ये चिंगारी, सब जग में फैली बीमारी। अमेरिका अफ्रीका पकड़ा, इटली फ्रांस स्पेन को जकड़ा। प्रियजन जो खिलखिल हंसते थे, दूर से दौड़ गले मिलते थे। हुई है अब कैसी मजबूरी, बीच में है 2 मीटर दूरी। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बंद हुए सारे के सारे। हुआ प्रशासन ऐसा सख्त, भीतर प्रभु हैं बाहर भक्त। भगवान कैसे दर्शन पावें, आचरणों में शीश नवावें। प्रभु ने भक्तों की सुनी पुकार, उनसे जोड़े मन के तार। कहा ना आओ मेरे द्वार, मैं तो सदा हूँ पास तुम्हार। धैर्य पूर्वक स्मरण करोगे, आंख मूंद जब ध्यान करोगे, देखोगे मेरी छवि साकार। सुनूंगा अंतर मन की पुकार, छोड़ो किस्मत को देना दोष, थोड़ा तो रखो संतोष। जैसे बीत गए दिन और गुजर जाएगा ये भी दौर। कोई आफत डेरा डारे, हिंदुस्तानी कभी न हारे। अपनी माटी में है तासीर, हम बदलेंगे ये तस्वीर। एक नई फौज है खड़ी दरमियान, हाथ में लेकर तीर कमान। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, अधिकारी, भागेगी आखिर ये बीमारी। नादान, हमें तू क्या मारेगा, कोरोना तू हमसे हारेगा। क्या बात है, कोरोना तू हमसे हारेगा, क्योंकि भारत कभी हार नहीं मानता है। बहुत खूब। तो सुधा जी, हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आपकी ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आप में है, जो आज सभी तक पहुंची है और उससे लोग प्रेरित भी हुए हैं, ये ऐसी ही बनी रहे। इसी तरह आप शब्दों के जादू से हमें प्रभावित करती रहे। और क्या एक लास्ट में, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज इस कविता के रूप में भी लोगों तक पहुंचे हैं, क्या एक पंक्ति में सभी से कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। और हम लोगों को लड़ना है तो लड़ना है। और इसमें उम्र क्या करेगी। हम सब सैनिक हैं और हम सैनिक बनकर ही रहेंगे और सबको हरा कर ही जम लेंगे इसको, कोरोना को जी। और आपकी शुभकामनाएं अगर साथ हैं, आपकी इतनी प्यारी सी आवाज में ऐसी सुंदर सुंदर शुभकामनाएं मिली हैं जी, तो पूरे देश को, तो हम लोग कहीं हारने वाले हैं नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी ही मुस्कुराती रहें आप और उम्र दराज बने। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जौहरी जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। 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 नमस्कार।